वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.3 के बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन हो सके तो इस वीडियो से पहले इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन इन सब की डेरिवेशन की है, इन सब फॉर्मूले की। तो ठीक है, इन सब फॉर्मूले का अच्छे ढंग से मीनिंग समझाया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है? एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है, ठीक है, ये अर्न बना दी। इसके अंदर 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। ए बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम। हमने कोई भी एक बॉल ड्रॉन कर दी, कुछ भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है या ब्लैक भी, मतलब कहीं ना कहीं पार्ट बन रहे हैं कि या तो रेड हो सकती है या पार्ट ब्लैक, दो पार्ट बन हो रहे हैं। तो मैं साथ साथ वे की प्रोबेबिलिटी भी लिखती जाती हूँ। मान लो कि अगर हमने रेड बॉल ड्रॉन की, अगर हमने रेड बॉल ड्रॉन की तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम पार्ट 1 फॉलो करेंगे या पार्ट 2। पार्ट 1 क्या बोलते हैं कि हमने ना रेड बॉल ड्रॉन की है। इवन आप पार्ट 1 को केस 1 और केस 2 के नज़रिए से भी देख सकते हैं, C1 एंड C2, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने C1 एंड C2 लिखा है। तो अगर पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी देखें तो वो क्या होगी 5/10, और पार्ट 2 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे 5/10। वेयर पार्ट 1 फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड इज ब्लैक। समझ गए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्या डिनोट कर रहे हैं। मतलब कि हमने एक अर्न में से कोई भी बॉल निकाली, अगर अब देखो अगर रेड आई ना तो पार्ट 1 फॉलो करेंगे और ब्लैक आई तो पार्ट 2 फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आगे बोलो। अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल हमने निकाली, वो हो गया। इट्स कलर इज़ नोटेड। फिर हमने जो बॉल निकाली थी ना रेड और ब्लैक, उसका कलर नोट किया, ठीक है। एंड इज़ रिटर्न टू द अर्न। फिर उसे अर्न में वापस डाल दिया। फिर एंड इज़ रिटर्न टू द अर्न। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स, मतलब इसके अलावा ना हमने 2 एडिशनल बॉल्स आर पुट इन द अर्न ऑफ द सेम कलर। मतलब जो सबसे पहले हमने ना बॉल निकाली थी ना वो तो डाल दी था अर्न में, लेकिन इसके अलावा ना 2 और एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर पुट इन द अर्न। इस समझ गए इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ ना कि हमने जो बॉल निकाल दी थी ना, अब मान लो 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल सी। सबसे पहले हमने कोई बॉल निकाली, मान लो हमने जहाँ से निकाल दी, जहाँ पे मैं रफ वर्क में कर रही हूँ, निकाल दी कि इस पार्ट 1 को फॉलो किया हो तो 4 रेड हो गई और 5 ब्लैक, लेकिन इसमें बोला कि उसे फिर से वापस कर दिया, मतलब जहाँ पे फिर से 5 रेड हो गई, लेकिन इसमें फिर बोला 2 एडिशनल बॉल भी डाल दी। 2 एडिशनल बॉल डाल दी, वो भी किस कलर की? जो निकाली थी। मतलब अगर हमने पार्ट 1 रेड वाली बॉल निकाली हो ना तो रेड वाली बॉल 2 और डाल देंगे। 2 रेड बॉल्स आर रिटर्न इन द अर्न। तो अब देखो, अब जहाँ पे रेड बॉल कितनी हो जाएंगी 7 और 5 ब्लैक। समझ गए ये कैसे हो गया? ये अर्न की पार्ट 1 पे जाते हैं तो अर्न बाद में कैसा पोजीशन होगी, अर्न के अंदर क्या क्या होगा वो बताया है। और अगर पार्ट 2 से जाओ, पार्ट 2 में क्या बोला है? ब्लैक, जहाँ पे लिख भी देती हूँ ब्लैक है और रेड है। पार्ट 2 ने बोला था कि अगर हमने ना पहली बॉल, मान लो कि हमने पहली बॉल है ना वो ब्लैक निकाली हो, मतलब पहली बॉल ही ब्लैक हो गई हो, तो मतलब कि अब कितनी बच जाएगी? 5 रेड 5 रेड एंड 4 ब्लैक, ठीक है। लेकिन वो वाली हमने वापस कर दी तो 5 ब्लैक, इसके अलावा 2 और वापस कर दी तो 5 रेड एंड 7 ब्लैक। समझ गए ये कैसे आ गई? अब फाइनल में ये दोनों कंडीशन, ये दोनों बनेगी अर्न की कंडीशन, जहाँ ये भी हो सकती है जहाँ ये भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, इसकी भी। अब हमें निकालना क्या है पहले देख लो। तो फिर क्या किया? एंड देन ए बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम। इसके अलावा इसके बाद क्या किया? हमने एक बॉल को ड्रॉन किया अर्न से। एक बॉल हमने मतलब वो निकालने 2 एडिशनल बॉल डालने के बाद फिर से हमने एक फाइनल, उस बॉल को फाइनल बॉल बोल दो, उस बॉल को हमने निकाला। अब वो बॉल ना हम इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी, क्या बोले, इस वजह से निकाल सकते हैं या इसमें से। वो तो प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी क्या कौन सा केस आएंगे। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज़ रेड। अब हमें निकालनी है ना कि जो सेकंड बॉल निकाली है ना वो रेड कलर की हो। तो आप जहाँ पे देख सकते हो तो रेड कलर मतलब कि वो इस वाले बॉक्स से भी निकाल सकते हैं या इस वाले बॉक्स से। अब ये बॉक्स को तो भूल ही जाओ, ये पुराना हो गया। अब बॉक्स के अंदर ये दोनों ही पॉसिबिलिटी, अब ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं गई। मतलब अब बॉक्स के अंदर या 7 रेड या 5 ब्लैक हो सकती है, या तो और 5 रेड और एंड 7 ब्लैक।
ठीक है। अब बोला कि हमने ना एक रेड बॉल कोई भी बॉल निकाल दी, सेकंड कोई भी, अब बताना कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड इन कलर है। अगर रेड इन कलर है तो मतलब या तो इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, ठीक है। इसमें से भी निकाल सकते हैं और इसमें से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी रेड बॉल है और जहाँ से भी रेड बॉल है, ठीक है। तो जहाँ से देखो, अगर हम रेड बॉल निकाल लें, जहाँ से अगर ए बॉक्स से, अगर मान लो पार्ट 1 फॉलो करके ए बॉक्स से हम रेड बॉल निकालें तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/12। अगर बी बॉक्स से हम निकालें रेड बॉल तो 5/12। समझ गए 5/12 कैसे लिखा जाए। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फार्मूला है, अभी तो हम बेस थ्योरम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेसिक फार्मूला तो यही है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जहाँ पे देखो, जहाँ पे हमने बोला था रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो रेड बॉल इसमें कितनी 7 और टोटल कितनी है 12। अभी इसी बॉक्स की बात कर रही हूँ, तो 7/12 आ गई, तो जहाँ पे आ गई 5/12, ठीक है। अब आप बोलोगे आंसर कैसे निकालेंगे, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है। पहले बताओ इसमें बेस थ्योरम का यूज़ होगा या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। मैंने बताया था बेस थ्योरम कब यूज़ करते हैं। बेस थ्योरम एक तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप समझ सकते हो, जब कंडीशन दे दी हो कि ऐसा गिवन हो, कोई मतलब इवेंट हमें गिवन हो कि ऐसा होगा, ऐसा पक्का होगा कि ऐसा ही एक इवेंट हो। अगर मान लो कुछ कंडीशन दे दी है तो बेस थ्योरम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं देते तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो अब इसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पार्ट 1 से भी निकाल सकते हैं और पार्ट 2 से भी। तो चलो पार्ट 1, जब मैं केस 1 लिख रही हूँ, पार्ट 1 केस 1 एक ही है, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में मैंने दे लिखा फार्मूला मैं बाहर ये फार्मूला मैंने अच्छे ढंग से समझाया, आपको डिराइव करके बताया है। अब बताओ इसके कितने केसेस बनेंगे, 2, क्योंकि या तो इस पार्ट से हो सके आ सकती है रेड बॉल, या तो इस पार्ट से होके आ सकती है रेड बॉल की 2 पार्ट है ना, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसके अलावा तो कोई बात नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही जहाँ पे C1 एंड केस 1 और केस 2, तो जहाँ पे केस 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि केस 1 मतलब पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी थी क्वेश्चन में 5/10, ठीक है। पहले मैं जहाँ साइड में लिखते भी जाती हूँ, जहाँ साइड में सबकी वैल्यू लिख देती हूँ कि क्या क्या है वैल्यू गिवन है, कि आपको बात कंफ्यूज ना हो। मैंने डायग्राम में लिख दिया ना सारी वैल्यू इनका। प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 मतलब पार्ट 1 हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने इस वाले पार्ट से होके जाना है या इस वाले पार्ट से होके जाना है। सिंपल, काफ़ी सिंपल है। ये कौन सा डिसाइड कर रहा है, जहाँ पे मैंने पहले लिख दिया 5/10, मतलब अगर 5 केस 2 की भी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/10, ये हो गया, ठीक है। केस 1 केस 2 की पता चल गई कैसे आई। अब है रेड बाई केस 1, मतलब रेड बाई केस 1 मतलब ये वाला पार्ट डिसाइड किया। अब इसके आगे का रेड बाई केस 1 मतलब कि हमारी जो बॉल है ना, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका एक बार मीनिंग आप मुझे फिर समझाओ क्या होता है। आप फिर इतनी बार बता चुकी हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे ऊपर और नीचे इनका क्या मतलब होता है। इसके मतलब जो नीचे लिखा होता है ना वो हमें गिवन होता है इवेंट, और जो ऊपर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इससे सिंपल ऐसे समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इट इज़ गिवन दैट इट फॉलोज केस 1, मतलब पार्ट 1 फॉलो कर रहा है। मतलब ये पहले से दिया गया कि ये पार्ट 1 फॉलो कर रहा है, मतलब पिछला सारा भूलता है। बस ये देख लो कि जहाँ पे अब इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है, तो वो कितनी आ गई 7/12। वैसे ही ब्लैक बाई C2, सॉरी रेड बाई C2 है, रेड बाई C2। अब रेड बाई C2 मतलब क्या बोला है, इसमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बट इट इज़ गिवन दैट इट फॉलोज द C2 पार्ट, मतलब जिस केस 2 वाला पार्ट फॉलो कर रहा है। और इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी 5/12। सारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन खुद कर लेना, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। ऐसे करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप वो क्वेश्चन खुद करना। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल एक जैसा, बस इसमें मैं एक बार ऑलरेडी बता दूं कि पहले इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज़ होगा या बेस थ्योरम का। इसमें क्या बोला है, एक बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स,
अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। मैंने ये बॉल्स वाले तो कितने ज़्यादा क्वेश्चन, आई थिंक मैंने सारे बॉल्स वाले क्वेश्चन किए, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी है, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड। जहाँ पे फॉर्मूले मैं सारी वैल्यू एक बार इस क्वेश्चन समझा देती हूँ, वो क्वेश्चन मैं खुद नहीं करूँगी, बस एक बार बता देती हूँ क्योंकि है क्वेश्चन सेम ही है। ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग, ये बैग 1 है और ये बैग 2 है, ठीक है। 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने इन दोनों बैग में से कोई भी एक बैग सिलेक्टेड रैंडमली सिलेक्ट किया है, मतलब कुछ नहीं देखा, कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया कोई भी बैग। जब V1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जब V2 भी। तो अब बताओ बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस बार आपसे पूछ रही हूँ क्या होगी बैग 1 को। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस बोला कि हमने इन दोनों में से कोई भी बैग रैंडमली ड्रॉन किया। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब कितने फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब 1/2। इस बैग को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/2, और इस बैग को भी 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। समझ गए कैसे? 2 बैग है, आप इसे एक सिंपल ऐसे समझ लो, 2 बैग है और एक का बैग V1 दे दो, एक को V2 दे दो। आपको बोला कोई भी जनरल बैग निकालो, तो सबके 50-50 चांसेस हो गए। किसी के ऐसे हो सकता है कि 70 हो जाए, 80 हो जाए, अगर कोई वो नहीं दिया हो कि इस बैग के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई हो, तो बोला सबके हाफ चांसेस है। तो इसे सिंपल लॉजिक से समझ सकते हो कि इस बैग को भी हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी भी हाफ। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 बैग हाफ जहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। V2 बैग अगर कुछ छोड़ दिया होता तो कुछ छोड़ हो जाती प्रोबेबिलिटी। जहाँ पे सिंपल लिखा था कि रैंडमली किया। एंड ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग, हमने कोई भी बैग कर लिया ना सिलेक्ट, और फिर हमने कोई भी बॉल निकाल ली। अ बॉल इज़ सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड। ऐसे ही नहीं निकाली, जो हमने कोई भी बॉल निकाली ना और फिर देखा कि वो बॉल है वो रेडिड कलर है, ठीक है। मतलब हमें जहाँ पे कंडीशन दी है कि जो इवेंट गिवन हो, अगर हमें इवेंट गिवन होता है ना कोई भी, तो वो उसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, मतलब बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। मतलब रेड बॉल हमने इस वाले बैग को देखो, जहाँ पे भी 2 केसेस बन रहे हैं कि जहाँ तो V1 को भी चूज़ कर सकता है, V2 को भी। अगर V1 को चूज़ किया तो रेड बॉल कितनी है, जहाँ पे 4/8। अगर जहाँ पे हमने V2 को चूज़ किया तो V2 में रेड बॉल कितनी है, 2/8, ठीक है। से उस इवेंट की है जो हमें गिवन है, ठीक है। से इवेंट को मैंने मान लो E से डिनोट कर दिया, V2, ठीक है। अब फिर बोला किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, ठीक है। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ना कि जो रेड बॉल है ना, वो देखो रेड बॉल V1 से भी आ सकती है, V2 से भी, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो V1 का पार्ट फॉलो करे, मतलब ये पार्ट फॉलो करे, ये वाला ना करे। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? हमें निकालनी किसकी है प्रोबेबिलिटी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब कि हमने जो बॉल निकाली है ना वो फर्स्ट बैग से हो, क्योंकि वो तो V1 से भी हो सकती है। अब आप सोच रहे हो कि जहाँ पे मैंने R रेड क्यों लिख दिया, R मतलब रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हुआ, यहाँ पे ये निकालना है, क्योंकि जहाँ पे R वाला हमें दिया कि मतलब रेड बॉल निकली है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया गया, मतलब गिवन कंडीशन दे दिया। इसका क्या मीनिंग होता है अगर इस पूरे का बनना हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 बैग वट इट इज़ गिवन दैट इट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड इन कलर, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है ना, तो मतलब हमें निकालनी है कि V1 बैग की, बट हमें ये दिया गया कि वो रेड बॉल निकली है, लेकिन वो V1 से निकली है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसके भी केस बनेंगे। इसके केस के क्या बन सकते हैं? फॉर्मूला में क्या बोला गया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो फॉर्मूला मैंने जहाँ पे लिखा गया ऊपर, अगर आप समझ के करना चाहते हो तो समझा है अभी है मैंने आपको पिछले वीडियोस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ V1
अब सबकी वैल्यू क्या क्या होगी वो आप खुद सोचो। मैंने V1 V2 की तो पहले ही निकाल दी है ना, अब हम मुझे किसकी निकालनी है, R/V1 और R/V2, R/V1 की क्या होगी और R/V2 की, बस सबकी वैल्यू तो निकली है R/V1। इसका क्या मीनिंग हुआ कंडीशनल, इनका मीनिंग समझो, आपका बस इनके फॉर्मूले बताया कि R इंटरसेक्शन V1, लेकिन इतना मतलब ही नहीं पता होना तो कुछ फायदा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हाट इट इज़ गिवन दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम V1 बैग। समझ गए इसका क्या मतलब हुआ कि हमें निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, बट से दिया गया है ना कि वो V1 बैग से निकाली गई है, मतलब इस बार ये इवेंट दिया गया, हम पहले ये इवेंट निकाल रहे थे, डेटोई तो रेसिप्रोकल हो गया, मतलब हमें दिया गया है कि वो V1 पार्ट फॉलो कर रही है, मतलब V1 बैग से निकाली गई है और हमें निकालनी है कि अब इस वाले पार्ट को फॉलो करके अगर रेड बॉल निकाल ली हो तो वो क्या होगी उस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। V1 पार्ट फॉलो किया, सिंपल 4/8 से तो मैंने जहाँ पे लिख दिया है, जहाँ पे E1 का मतलब है R/V1, E1 की जगह अगर आप R/V1 लिख लो तो वो भी ठीक है। मैंने जहाँ पे क्वेश्चन में लिख दी थी, जहाँ पे आ जाएगा R/V2, ये मैंने क्वेश्चन में लिख दी थी पहले ही, जहाँ पे मैंने E1 और E2 से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे हो गए 4/8। और वैसे ही R/V2 का मतलब हुआ कि रेड बॉल निकली है, बट ये गिवन है कि वो B2 से निकली है, मतलब B2 का पार्ट फॉलो किया है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8। देखो सारी वैल्यू लिख दी कि V1 की भी निकली, V2 की भी, R/V1 R/V2 सारे फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे।